ये पानी भी कितना ठंडा है। पानी में हाथ डालते ही ऐसा लग रहा है कि ये हाथ जम जाएंगे भाई। अजी पानी तो ठंडा होगा ही, दिसंबर का महीना जो चल रहा है, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ गिर रही है तो सर्द हवाएं काफी बढ़ गई हैं। और ये ठंड के महीने में तो हम गरीबों के लिए काटना और भी मुश्किल भरा टाइम हो जाता है। माँ बाबूजी, अगर आप दोनों ने दातुन कर लिया तो अंदर आ जाइए, खाना तैयार है। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। बहू, नवीन अभी तक काम से लौटा नहीं, उसे आ जाने दे, फिर आग जला लेना। थोड़ी आग भी ताप लेगा और गर्मा गर्म रोटी भी खा लेगा। जाने मेरा बच्चा इतनी कड़कड़ाती ठंड में एक कमीज में बिना स्वेटर जैकेट के कैसे काम कर रहा होगा। ये कहानी है एक गरीब परिवार की, जिसमें सास ससुर बेटा बहू और उनके 2 बच्चे गुड्डी और मुन्ना रहा करते थे। उनका बेटा नवीन पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो गिट्टी तोड़ने और ईंट ढोने का काम करता था, जिससे वो जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। दिसंबर का महीना था और बाहर जोरों की ठंड पड़ रही थी। नवीन का परिवार मिट्टी के बने कच्चे मकान में रहता था। शाम को नवीन घर लौटता है तो बुरी तरह ठंड से कांप रहा था। ओह अनीता, जल्दी से चूल्हा जला दे, आज तो गजब की ठंड है। देख तो कैसे कांप रहा है। इसे कहा भी था अपने लिए स्वेटर ले ले, हमें तो घर में रहना है, लेकिन ये तो बाहर कमाने जाता है। खरीद लूंगा बाबूजी, वो भी खरीद लूंगा, लेकिन अभी तो काम मंदा है। इस वक्त तो खाने पीने को मिल जाए वही काफी है। अनीता ने जल्दी से चूल्हे में आग जलाई, जिसकी तपन से नवीन को थोड़ी गर्माहट मिली। खाना खाने के बाद वो सब रात को एक ही रजाई के अंदर सो गए, क्योंकि उनके पास ओढ़ने को वही एक रजाई थी जो कई साल पुरानी थी। ओह, एकदम से ठंड काफी बढ़ गई है, ऊपर से ये रजाई भी काफी पुरानी हो गई है। लगता है इस बार नई रजाई लेनी ही पड़ेगी। हाँ माँ, इस रजाई में हमें भी ठंड लगती है, आप हमारे लिए नई रजाई ले आओ ना। ये सुनकर नवीन और अनीता की आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो उन्हें कैसे बताते कि उस वक्त वो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पा रहे थे। ऐसे ही जैसे तैसे उनके दिन कट रहे थे। एक रोज किसी ने सुबह सुबह उनका दरवाजा खटखटाया। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है, जा जाकर देख तो। अनीता जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उसके मामा मामी खड़े थे। अरे, ये अचानक यहाँ क्यों चले आए? अरे क्या हुआ अनीता, तूने पहचाना नहीं क्या मामी को? अरे नहीं, कैसे नहीं पहचानूंगी, आप अंदर आइए ना। नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामी जी। अनीता के मामा मामी जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो उसके गरीब ससुराल को देखकर नाक सिकोड़ते हैं। ये जीजी ने भी ना जाने किस घर में अनीता का ब्याह कर दिया है। उसकी ये बात उसके गरीब सास ससुर सुन लेते हैं, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहते। बहन जी, आप बहू के रिश्तेदार हैं तो इस नाते हम समधी समधन हुए, आइए गले लग जाइए। नहीं, वो मुझे गले लगना पसंद नहीं। ये सुनकर सास चुप हो गई। तभी नवीन ने बात पलटते हुए कहा, वैसे मामा जी कैसे आना हुआ? मेरा मतलब है, आने की कोई खबर नहीं दी, फोन कर देते तो लेने आ जाता। दामाद जी, हम तो यहाँ घूमने फिरने आए थे, लेकिन ठंड के चलते रास्ते बंद हैं तो सोचा यही रुक जाएं। ये ठीक किया आपने, ये भी आपका अपना ही घर है। अनीता अपने गरीब ससुराल के हालातों को अच्छे से समझती थी। वो ये भी जानती थी कि उसके गरीब ससुराल में एक ही रजाई है। ऐसे में यूं अचानक मेहमान का चले आना उनकी परेशानी बढ़ा देगा। फिर अनीता ने सबके लिए दाल रोटी बनाई, जिसे खाने के बाद रोहन बोला, मम्मी मुझे नींद आ रही है। बहू, सब काम छोड़कर पहले मेहमानों के लिए बिछौना लगा दे। जी माँ जी। फिर अकेले में जाकर अनीता अपनी सास से, माँ जी इनको ओढ़ने के लिए मैं क्या दूं? बहू, ऐसा कर, हमारी रजाई तू उन्हें दे दे। भले ही वो बिन बुलाए मेहमान है, लेकिन है तो रिश्तेदार ही, और फिर 2-4 दिन की तो बात है। हम उनके सोने के बाद रजाई ओढ़कर सो जाएंगे, और ऐसे में नवीन को नई रजाई लाने के लिए बोलना भी ठीक नहीं है, उसके पास वैसे ही पैसे कम है। फिर अनीता मेहमानों के लिए गद्देदार बिछौना लगाकर उन्हें अपनी रजाई ओढ़ने को देती है और खुद चटाई बिछाकर उस पर बोरी ओढ़कर सो जाते हैं। अगली सुबह अनीता पड़ोस से जाकर उनके आंगन से थोड़ी मेथी तोड़कर ले आई, फिर उसके पराठे बनाकर मेहमानों को खिला दिए। ऐसे 2 दिन बीत गए। ना जाने ननद जी ने भी किस गरीब घर में अपनी बेटी दे दी। इन्होंने तो हमें ठंड में मार ही डाला, एक पतली सी रजाई देकर। इस रजाई को देखकर तो लगता है ये इसकी सास के ब्याह में मिली होगी। भाग्यवान, जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। एक तो उन्होंने हमें अपनी रजाई दे दी ताकि हम अच्छे से सो सकें, और एक तुम हो कि इन्हें ही बातें सुना रही हो। तुम तो चुप ही रहो, मैं तो अब होटल में जाकर रहूंगी। वो अपना बैग उठाकर चल पड़ती है। भाई साहब, बहन जी माफ करना,
उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आपने जितना भी हमारे लिए किया वो बहुत था। ये कहकर वो भी वहां से चला जाता है। उधर इतनी ठंड में सीलन में सोने की वजह से बूढ़े सास ससुर की कमर में दर्द होने लगता है। फिर रात को खाना खाने के बाद, ओहो ये दर्द तो जा ही नहीं रहा। लाइए माँ जी, मैं आपकी पीठ पर गर्म तेल से मालिश कर देती हूँ। कि तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। नवीन दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई अनजान मेहमान खड़े होते हैं। देखिए, ठंड के कारण हमारी ट्रेन लेट हो गई है और आसपास कोई होटल भी खाली नहीं है। साथ में छोटा बच्चा भी है। क्या आप हमें यहाँ सुबह तक रुकने दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मेहमान तो भगवान समान होता है। लेकिन बेटा, हम लोग गरीब हैं। ये टूटा फूटा सा घर है और ओढ़ने के लिए ये पतली सी रजाई। अगर तुम इसमें रात गुजार सको तो। नहीं माँ, मैं अपनी रजाई नहीं दूंगा। आपको याद है 2 दिन पहले जब आपके मामा मामी आए थे तो हमने उन्हें अपनी रजाई दे दी थी, तो हमें कैसे बोरी ओढ़कर सोना पड़ा था। ये सुनकर उनका दिल पसीज जाता है। आप घबराइए मत आंटी जी, हमने ये नई रजाई शॉपिंग करते हुए खरीदी थी तो हम यही ओढ़ लेंगे। फिर अनीता उनके लिए आग जलाती है और साग और रोटी बनाकर सबको खाने को देती है। उसके हाथ का बना खाना सबको बड़ा पसंद आता है। फिर वो उनके लिए गद्दा लगाकर बिस्तर करती है और खुद जमीन पर चटाई और बोरी बिछाकर सोते हैं। देर रात तक वो सब बातें करते हैं। बातों ही बातों में उनको उनके हालात पता चलते हैं। फिर अगली सुबह, नवीन भाई साहब, ये आप कुछ पैसे रखिए और ये रजाई हमारी तरफ से आपके लिए। आपने जो कल रात हमारे लिए किया उसका एहसान तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन हाँ, क्या पता इससे आपकी कुछ मदद हो जाए। अरे वाह, नई रजाई, फिर तो हमें कभी ठंड नहीं लगेगी। हाँ मुन्ना, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद वहां से चले जाते हैं। नवीन उनमें से कुछ पैसों से अब हीटर ले आता है और कमरे में जला देता है। साथ ही रात को वो सब अब नई रजाई ओढ़कर सोते, जिससे अब उन्हें ठंड नहीं लगती। राशि सुबह से परेशान थी। उसकी कामवाली की सास बीमार थी, इसीलिए वो 2 महीने की छुट्टी पर गांव चली गई। क्या हुआ राशि? ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है और तुम अभी तक किचन में ही हो। तो और क्या करूं? पुष्पा अचानक छुट्टी लेकर गांव चली गई। बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स में पूछ लिया है, किसी की भी काम वाली खाली नहीं है। एक काम करो, तुम गाड़ी लेकर ऑफिस पहुंचो, मैं ऑटो लेकर अपने ऑफिस चली जाऊंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? मेरा नाम सुदर्शन है और ये मेरी पत्नी अनुपमा है। हम दिल्ली से आए हैं। आपके नीचे वाली बिल्डिंग के फ्लैट में जो अशोक रहता है वो मेरा भांजा है। पता नहीं, बहुत देर से हम घंटी बजा रहे थे, किसी ने फ्लैट का दरवाजा ही नहीं खोला। हाँ, हमने तो 1 हफ्ता पहले ही अशोक को बता दिया था कि हम मुंबई आ रहे हैं। इनके घुटने का इलाज करवाना था, तो सोचा अशोक तो यहाँ रहता ही है। अशोक को फोन किया आपने? बेटा, यहाँ आते हुए टैक्सी में फोन की डायरी सीट पर ही छूट गई। उसी में ही अशोक का फोन नंबर था। रुकिए, मैं अशोक को फोन मिलाता हूँ। हाँ, हेलो अशोक, मैं समीर बोल रहा हूँ। वो तेरे मामा जी यहाँ आए हुए हैं, तू कहाँ है? हेलो हेलो समीर, मैं तो जरूरी काम से काजल के साथ लंदन आया हुआ हूँ। लंदन? पर तेरे मामा मामी यहाँ मेरे घर पर हैं, अब उन्हें क्या बोलूं? एक काम कर यार, मेरी थोड़ी मदद कर दे। मैं 2-3 दिन में जैसे ही काम खत्म होता है वापस लौट आऊंगा। तब तक तू मामा मामी को अपने घर पर ही रख ले यार, तू मेरा दोस्त है ना। पर अशोक, हेलो हेलो समीर, यहाँ नेटवर्क नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मामा मामी का ख्याल रखना। हेलो हेलो। अशोक फोन काट देता है। समीर कमरे में जाकर राशि को सारी बात बताता है। क्या अशोक का दिमाग खराब है क्या? हम दोनों वर्किंग हैं, मेड मेरी आ नहीं रही है, ऊपर से ये दिल्ली वाले मेहमान, वो भी अपने नहीं किसी और के, और उनकी देखभाल हम क्या करें? मैं अभी जाकर उन्हें कह देती हूँ कि वो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। रुको राशि, बेचारी दिल्ली से आए हैं, पता नहीं उन्होंने चाय पानी पिया भी है या नहीं। बुजुर्ग हैं, ऐसे उनको एकदम से भेजना अच्छा नहीं रहेगा। इतने बड़े मुंबई शहर में कभी ऊंच नीच हो गई तो अशोक तो हमें ही कहेगा ना। 1-2 दिन देख लेते हैं, अशोक आ ही जाएगा। समीर सुदर्शन और अनुपमा को सारी बात बताता है। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। अंकल जी, आंटी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आप पीछे से कुछ भी आपको खाना हो फ्रिज में रखा हुआ है, आप ले लीजिएगा। हाँ हाँ बेटी, तुम आराम से अपने काम पर जाओ, हमें जो चाहिए होगा हम ले लेंगे। समीर और राशि अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब राशि ऑफिस से लौटती है तो वो घर की हालत देखकर हैरान रह जाती है। ओह नो, इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये स्मेल नहीं बेटी, ये तो देसी घी की खुशबू है। तुम्हारे फ्रिज में मलाई की बहुत सारी कटोरी रखी थी, तो मैंने सोचा इसका शुद्ध ताजा देसी घी बना लेती हूँ, तुम्हारे काम आएगा। पर आंटी जी, मैं और समीर देसी घी नहीं खाते हैं, हम लोग ऑलिव ऑयल लेते हैं।
हाँ हाँ, मुझे पता है। ऑलिव ऑयल भी खाओ, पर पराठे पर, साग में, दाल में देसी घी ही अच्छा लगता है। रात को सबको खाना खिलाकर जब राशि सोने के लिए कमरे में जाती है तो वो मन ही मन गुस्से में थी। वो कमरे में आते ही समीर पर बरस पड़ी। अरे ये अशोक के दिल्ली वाले मेहमान कब तक रहेंगे? पता है आज सारी रसोई में देसी घी की स्मेल भर गई। और ऊपर से वो अंकल जी, न्यूज़पेपर कहीं रखा है, सोफे के कवर फैले हुए हैं। उनको मैं टोक नहीं सकती थी, पर ये लोग कब जाएंगे? मैं तंग आ गई हूँ। अभी राशि समीर से बात कर ही रही थी कि तभी सुदर्शन दरवाजा खटखटाता है। अब क्या हुआ अंकल जी, बताइए। कोई परेशानी तो नहीं है? समीर बेटा, रात को सोने से पहले मुझे हाजमोला खाने की आदत है। क्या तुम्हारे पास हाजमोला होगी? अंकल हाजमोला तो नहीं होगी। एक काम करते हैं, नीचे बराबर में ही एक दुकान है, वो अभी खुली हुई होगी। चलिए मैं आपको लेकर दे देता हूँ। जाओ जाओ, मेहमानों की सेवा करो। मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना है। समीर और सुदर्शन दोनों सड़क पर बातें करने लगते हैं। अशोक छोटा सा था जब उसकी माँ यानी कि मेरी बहन का स्वर्गवास हो गया, और 2 साल पहले जीजा जी भी गुजर गए। अशोक बचपन में हमारे घर ही आकर रहता था। उसका अपनी मामी से बहुत प्यार रहा है, तभी तो हम बेझिझक उसके पास चले आए। जी अंकल, मैं समझ सकता हूँ। वैसे आप चिंता मत कीजिए, अशोक 2-3 दिन में लौट आएगा। अगर आप कहें तो आपके घुटनों को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। जीते रहो बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिल जाएगा। मैं तो थोड़ा इसलिए टहल लेता हूँ कि हाथ पैर चलते रहने चाहिए। सुदर्शन और अनुपमा को समीर के घर रहते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था, पर अशोक फोन नहीं उठा रहा था। समीर सुदर्शन को डॉक्टर के पास ले जाता है और सुदर्शन के घुटनों का इलाज शुरू हो जाता है। एक दिन अशोक का फोन खुद आ जाता है। अरे अशोक, कहाँ था तू? इतने दिन से मैं तुझे फोन मिला रहा हूँ। तेरे पास मामा जी के सारे एक्सरे रिपोर्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट जो उन्होंने तुझे दिल्ली में दी थी, तेरे फोन में उसकी फोटो होगी, पर तूने मेरा फोन नहीं उठाया। अब मैंने डॉक्टर से दोबारा इलाज शुरू करवाया है, पर तू कब आ रहा है? कुछ बता तो सही, क्योंकि डॉक्टर ने मामा जी को 15 दिन और यहाँ रुकने की बात कही है। उन्हें कुछ एक्सरसाइज बताएगा डॉक्टर। सॉरी यार, मैं यहाँ पर बहुत फंस गया हूँ। मेरा काम ही खत्म नहीं हो रहा है। मुझे अभी कम से कम 10 दिन और लगेंगे यार। प्लीज तू यार किसी तरह से ना मामा जी और मामी जी को अपने पास रख ले। अगर तू कहे तो मैं खर्चे के पैसे भेज देता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चल मैं देखता हूँ, ठीक है। समीर आखिर क्या करता? वो मजबूर था। वो मामा जी को अपने घर से जाने के लिए नहीं कह सकता था। वो जानता था कि वो बुजुर्ग दंपत्ति किस परेशानी से गुजर रहे हैं। एक दिन जब राशि गुस्से में समीर पर बरस रही थी तो अनुपमा चुपके से उनकी बातें सुन लेती है। तुम्हें पता भी है समीर, उन लोगों के आने से घर खर्च कितना बढ़ गया है। पहले मेरी और तुम्हारी सैलरी में से कितने पैसे बच जाते थे, पर अब देखो, गर्मी के दिन है, एयर कंडीशनर का भी बिल डबल आ रहा है। रसोई में भी गैस चूल्हे का बिल पहले कितना कम आता था, ऊपर से इस फ्लैट का किराया। अरे धीरे बोलो राशि, अंकल आंटी बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हैं, उन तक हमारी आवाज ना पहुंच जाए। अरे अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की तो बात है। अशोक लौट आएगा, वो बोल रहा है। आज ही मेरी उससे बात हुई है, वो 10 दिन बाद वापस लौट रहा है। अनुपमा जाकर सारी बात सुदर्शन को बताती है। वो दोनों समीर और राशि की मजबूरी को समझ गए थे। सुदर्शन उसी शाम बाजार जाकर राशन का बहुत सारा सामान, खाने पीने की चीजें, फल सब्जियां सब खरीद लाता है। अनुपमा उस रात बढ़िया बढ़िया खाने के व्यंजन बनाती है। जब राशि और समीर घर लौटते हैं तो घर का तो पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। राशि थकी हुई रसोई में खाना बनाने जा रही थी। वो देखती है रसोई में तो दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ तैयार था। वो देखकर हैरान रह जाती है। समीर बेटा, राशि, तुम दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। और तुम्हारे अंकल जी ये कुछ सामान लाए थे, मुझे बता देना राशि बिटिया, ये सब सामान कहाँ रखना है। अरे अंकल, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो मेरे अपने अशोक जैसे ही हो। उस दिन से राशि और समीर मानो सुदर्शन और अनुपमा से इस तरह घुल मिल गए जैसे कि वो उनके लिए पराये नहीं सगे ही हो। कुछ दिन तक अशोक वापस नहीं लौटा, पर समीर और राशि को अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो दोनों सुदर्शन और अनुपमा के आने से बहुत खुश थे। और एक दिन सुदर्शन और अनुपमा जब दिल्ली वापस जाने लगे तो अशोक लौट आया। समीर बेटा, राशि बिटिया, तुम दोनों ने हमें अपनों से भी बढ़कर प्यार दिया। ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इसे बड़ों का आशीर्वाद समझकर रख लेना, मना मत करना बच्चों। अंकल ये चाबियां कैसी? मैं कुछ समझा नहीं। समीर बेटा, ये हमारे मुंबई वाले फ्लैट की चाबियां हैं। हम उस फ्लैट में नहीं रहते, हम दिल्ली रहते हैं, इसलिए यहाँ का फ्लैट बंद रहता है। अशोक के पास हमारा आना कभी नहीं हुआ, इसलिए हम कभी उस फ्लैट में जा ही नहीं पाए। अब से ये फ्लैट तुम दोनों का है। हम जानते हैं तुम यहाँ इस फ्लैट में किराए पर रहते हो,
अब तुम्हें किराए पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ समीर बेटा, हम दोनों बूढ़े बुढ़िया 2 फ्लैट लेकर क्या करेंगे? हम शुरू से दिल्ली रह रहे हैं, आज से तुम दोनों वहां रहना और हंसी खुशी उस फ्लैट में गृह प्रवेश करो। पर मामा जी, वो फ्लैट तो आपने मुझे देने के लिए कहा था। चलिए मामा जी, मामी जी, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो राशि, हम मामा जी और मामी जी को छोड़ने चलते हैं। राशि और समीर सुदर्शन और अनुपमा को छोड़ने एयरपोर्ट चले जाते हैं और अशोक उन्हें जाते हुए देखता रहता है। वो जानता था कि वो कहाँ गलत था।